जय हिंद। माय नेम इज़ हाशिम अंसारी और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। तो हम पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना भाई। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, जिसको अपन शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रोग्रेशन क्या होती है, सीरीज क्या होती है या सीक्वेंस क्या होती है ना भाई। तो सीरीज या फिर श्रेणी या सीक्वेंस, है ना भाई। तो श्रेणी का मतलब ये है कि एक फिक्स मैनर में आपके नंबर चलते हैं तो उसको अपन लोग श्रेणी बोलते हैं। एक निश्चित प्रकार का संख्याओं में परिवर्तन होता है ना, और वो श्रेणी चलती चली जाती है तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ऑड नंबर लिख देता हूँ 1 3 5 7, तो आप खुद बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है 9। तो ये एक सीरीज है, ये एक श्रेणी है ना भाई। तो अगर यदि आपको स्टार्टिंग के कुछ टर्म्स दिए हैं और आप ये बता पाए कि भाई बाद के जो पद हैं, जो टर्म्स हैं वो क्या होने वाले हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 1 into 3 है ना भाई, 2 into में 5 और 3 into में 7। तो आप यहां पर भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग का जो टर्म है वो एक एक करके बढ़ रहा है, 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो ऑब्वियसली फिर 4 आएगा। और जो बाद वाला टर्म है वो ऑड के फॉर्मेट में चल रहा है, 3 था, फिर 5 आया, फिर क्या है 7 आया, तो ऑब्वियसली फिर क्या आएगा 9। तो ये भी एक सीरीज है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्रेणी कैसी होती है। आपको शुरू के कोई पद दे दिए जाएंगे और आप ये बता पाएंगे बाद के पद क्या होने वाले हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, श्रेणी। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 1 अपॉन में 1 प्लस 2 स्क्वायर, कॉमा 2 अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर, कॉमा 3 अपॉन में 1 प्लस 4 का स्क्वायर। तो आप यहां पर भी ये बता सकते हैं कि चौथा पद आपका क्या होने वाला है, अगला वाला जो पद है वो क्या होने वाला है। देखो यहाँ पे 1 था, 2 आ गया, अब क्या आ गया 3 आ गया, तो ऑब्वियसली अगला क्या होगा 4 हो जाएगा, है ना भाई। ऐसे देखो यहाँ पे 1 1 1 ये फिक्स है, तो इधर भी ऑब्वियसली ये फिक्स ही रहेगा, है ना। अब यहाँ पर देखो 2 था, 3 आया, फिर 4 आया, तो ऑब्वियसली इधर क्या जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये एक श्रेणी हो गई। आप बता भी पा रहे हैं कि भाई आगे के जो आने वाले पद हैं, जो टर्म्स हैं, वो आपके क्या होंगे, तो फिर आपकी ये क्या हो गई भाई, श्रेणी हो गई। तो उम्मीद है सबको यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई होगी। तो अब अपन आते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो इसको आप नोट कर लें भाई, है ना, ठीक है। फिर अपन लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी पे बढ़ते हैं। तो देखें आगे की स्टोरी क्या है। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी क्या होती है। देखो जब अगर कभी कोई चीज कभी कोई लिख नहीं पाए तो वीडियो पॉज करके आप लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं बस थोड़ी सी देर लिखूंगा, ठीक है। अगर आप कभी जल्दी नहीं लिख पा रहे हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, समांतर श्रेणी पे। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, कोई भी एक संख्या ले लो और उसमें आप एक निश्चित संख्या को बार बार जोड़ो, एक फिक्स वैल्यू को बार बार ऐड करो। मान लो कि कोई भी एक संख्या ए है, अब मैं इसमें एक निश्चित संख्या को बार बार जोड़ रहा हूं। मान लेता हूं वो निश्चित संख्या क्या है, डी है, एक फिक्स वैल्यू डी है। तो इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी, फिर से डी ऐड करो ए प्लस 2d, फिर से डी ऐड करो ए प्लस 3d। और इस प्रकार से हमें जो संख्याएं मिलेंगी वो कौन सी श्रेणी में होंगी, समांतर श्रेणी में होंगी। किसी भी एक वैल्यू में हम उसमें एक फिक्स वैल्यू को कंटिन्यूअसली ऐड करते जाएं तो हमें जो नंबर मिलते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। किसी भी संख्या में एक निश्चित संख्या को बार बार जोड़ते जाएं तो हमें जो संख्याएं मिलेंगी वो समांतर श्रेणी में होंगी, है ना भाई। तो ये इसकी सिंपल सी कहानी होगी। अब जैसे कि मान लो मुझे ये पता करना है कि कौन सा टर्म क्या क्या होता है, तो जो सबसे स्टार्टिंग में लिखा है वो फर्स्ट टर्म, यानी कि पहला व्यक्ति, जो सबसे शुरू में वो फर्स्ट पर्सन है ना भाई। जो बाद में आया फिर वो दूसरा व्यक्ति यानी कि सेकंड टर्म, दूसरा पद। ये हो गया आपका T3 यानी कि तीसरा पद। ये हो गया आपका T4 यानी कि चौथा पद। अब जैसे मेरे को ये पता करना है कि nवा पद क्या होगा, nth टर्म क्या होगा भाई, nवी पोजीशन पे कौन सा बंदा आने वाला है, ये पता करना है ना भाई। चौथे नंबर पे ये बंदा आ रहा था, थर्ड पे ये आ रहा था, सेकंड पे आ रहा था, ऐसे ही फिफ्थ पे भी मेरे को पता चल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई ये बताओ कि nवा बंदा कौन होगा, है ना भाई, nth टर्म पे कौन आ रहा होगा। तो देखें हम ये देखेंगे कि ये चल कैसे रहे, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं nth टर्म को निकाल लूंगा। तो आप देखो फर्स्ट टर्म में भी ए है, सेकंड में भी ए है, थर्ड में भी ए है, फोर्थ में भी ए है, तो ऑब्वियसली nth में भी क्या होगा, ए हो जाएगा, है ना। अब डी देखो, इसमें डी कैसे है, पहले में तो डी है ही नहीं है, मतलब 0d, जिसकी जेब खाली उसके पास 0 रुपया, इसके पास डी है नहीं है मतलब 0d, सिंपल सी बात है ना भाई। इधर 2 है तो 1d,
मतलब एक कम डी है, इधर 3 है तो 2d है, इससे एक कम डी आ रहा है भाई, है ना, इधर 4 है तो 3d, मतलब इससे क्या है भाई, एक कम डी आया, है ना भाई, बात समझ में आ रही है सब लोगों को, सब में एक एक कम डी चल रहा है, तो यहाँ पे n है तो इसके पास n-1 डी रहे होंगे ना भाई, क्योंकि सबके पास एक कम डी था, तो हम इसको भी एक कम डी देंगे। तो इस तरीके से मेरे को यहाँ पे AP के nth टर्म का फॉर्मूला मिल जाता है, जो कि होता है a + n-1 इंटू डी। ठीक है ना भाई, उम्मीद है सबको कहानी क्लियर हो गई होगी। अब अपन लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमें ये पता करना है फर्स्ट टर्म यानी कि पहला पद क्या होगा, t1 यानी कि स्मॉल a, यही होता है हमारा प्रथम पद, है ना, फर्स्ट टर्म, इसी को अपन बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब जैसे कि मेरे को मालूम करना है कि d जो चीज है ना, इसको अपन लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर, ये होता है मेरा भाई कौन, सर्वांतर। ठीक है, ये सर्वांतर हो गया। अब डी निकालते कैसे, देखो जरा, कोई भी दो क्रमागत पद ले लो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लो, जैसे कि मान लो मैंने t1 t2 ले लिया और बाद वाले में से उसके जस्ट पहले वाले पद को सबट्रैक्ट कर दो, यानी कि t2 - t1। जैसे आपने t2 लिया, या ये कह सकते हो कोई भी एक टर्म ले लो, उसमें से जस्ट उसका जो पिछला वाला पद है उसको हटा दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो आपको डी मिलेगा। करके देख लो, t2 - t1, इसमें से इसको घटाओगे ना, ए से ये निपट गया, डी बचा, है ना। ऐसे ही आप t3 ले लिया, तो t3 में से उसका जस्ट जो प्रीवियस टर्म है ना, जो इसका पिछला पद है वो सबट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो t3 में से t2 घटाओगे तो a से a निपट गया, और 2d में से d गया तो क्या मिला भाई आपको, d मिल गया, है ना भाई। सबट्रैक्ट करके देख लो घटा के, इसमें से इसको घटाना है, a से a चला गया, 2d में से d को घटाओगे तो d मिलेगा, यानी कि सर्वांतर मिल गया आपको, है ना भाई। ऐसे ही आप अगर मान लो t4 ले लेते हैं, तो t4 के जस्ट पहले वाला पद कौन है, t3, तो t4 में से t3 घटाओगे तब भी आपको d मिलेगा, ये सब d देंगे। ऐसे ही लगातार ये कहानी चलती चली जाएगी। अगर लास्ट में मान लो मैं tn ले लूं, तो tn के जस्ट पहले कौन आ रहा होगा, tn-1, जैसे 4 के पहले 3 है, ऐसे n के पहले n-1 रहा होगा, एक कम वही तो आता है भाई, है ना। तो tn में से अगर मैं उसके पिछले वाले पद को घटा दूं तब भी मुझे d मिलेगा। हालांकि इन चीजों का कोई यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, है ना भाई। तो अपने एग्जाम में काफी सिंपल सी चीजें आती हैं, तो इतनी ज्यादा आगे की कहानी तो लगती नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, आपके सारे क्वेश्चन सिर्फ इतनी सी स्टोरी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बस वो मैंने थोड़ा सा आगे का बता दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ये पता करना है कि कौन सी चीज क्या, तो हम इस tn को बोलते हैं क्या भाई, n वां पद, n वां पद। तो वहां दिख रहा है ना, वां के पहले जो लिखा रहता है वो n की वैल्यू होती है, ठीक है कि नहीं, है ना। तो वहां के पहले जो लिखा होता है वो किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू। तो tn को हम बोलते हैं n वां पद। जैसे मैं बोलूं क्या, 7वां पद, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 7, है ना, 7 हो गई n की वैल्यू, है ना। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, t7, 7वां पद यानी कि t7। मैं बोलूं क्या, 19वां पद। अभी पहले हिंदी मीडियम वालों को निपटा दूं, फिर इंग्लिश पे आता हूं, ठीक है ना भाई। t19 लिखेंगे, 19वां पद यानी कि t19, ठीक है कि नहीं, है ना। ये कहानी हो गई। अब इंग्लिश में तो देखो सिंपल सी चीज होती है, जैसे उसने बोल दिया 7th टर्म, तो 7th टर्म यानी कितना भाई, t7। वो बोल देगा 19th टर्म, तो 19th टर्म यानी कि t19, ठीक है ना। ये हो गई इंग्लिश की कहानी। और इंग्लिश में अपन लोग tn को क्या बोलते हैं, nth टर्म, ठीक है ना। स्मॉल ए जो है वो अपना फर्स्ट टर्म है, मैं यहां पे बता चुका हूं। डी क्या है अपना, कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर, ये भी मैं बता चुका हूं। बात रही एन की, तो एन को अपन लोग बोलते हैं पदों की संख्या। एन कौन है, पदों की संख्या, मतलब किसी श्रेणी में कितने पद आते हैं वो ये बताता है। एन क्या बताता है, किसी भी श्रेणी में कितने पद आ सकते हैं, है ना भाई, तो वो बताता है। मतलब ये कितने लोग हैं, इसमें n लोग हैं टोटल मिला के, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, ऐसे ये nवां व्यक्ति, तो इसमें टोटल मिला के n लोग हैं, है ना भाई। तो n से हमें ये पता चलता है कि उसमें कितने पद हैं, कितने टर्म्स हैं। इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो n हमें ये बताता है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पे सब लोगों को ये कहानी क्लियर हो गई होगी, है ना। तो चलो ओपन आते हैं काय पे, क्वेश्चन पे। तो बड़ी सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये नोट कर लें फटाफट, ठीक है। चलो मैं रफ कर देता हूं, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इतनी पूरी थ्योरी में आपको मेन चीजें, वैसे सभी कुछ ध्यान में रखना है, लेकिन आपको जो है ना मेन 2 चीजें काम में आने वाली है ना, 3 चीजें बोलूंगा मैं एक्चुअल में। आपको यहाँ पे Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मिला, तो खास करके आपको यहाँ पे d यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए क्या होता है, और n की वैल्यू कहाँ से, ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होती है n की वैल्यू, कुछ कुछ क्वेश्चन में निकालनी भी होती है ना। तो इन 3 वैल्यूज से आपका सारा काम हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में जाएगा कैसे करना है। तो क्वेश्चन है आपका भाई, क्वेश्चन है फाइंड दी, पहले इंग्लिश को लिख देता हूं मैं, फाइंड दी 7th टर्म ऑफ एन एपी 4 + 7 + 10 + एंड सो ऑन। हिंदी में लिखेंगे भाई समांतर श्रेणी 4 + 7 + 10 + एंड सो ऑन का 7वां पद ज्ञात करो भाई, है ना, 7वां पद ज्ञात करो, ठीक है ना, या 7वां पद होगा, क्या होगा, जो भी है, ठीक है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि इस श्रेणी का आपका जो 7th टर्म है यानी कि 7वां पद है वो क्या होगा। तो आपको यहां पर ये देखना है कि भाई सबसे पहले क्या क्या गिवन है, आपको श्रेणी गिवन है तो ये आपको दे देगी ए और डी, समांतर श्रेणी गिवन है तो ये आपको ए और डी दे देगी, और वहां के पहले जो लिखा होता है वो एन की वैल्यू होती है, तो एन की वैल्यू आपकी 7 हो गई यानी कि 7 हो गई, है ना। यहाँ पे देखिए 7th टर्म यानी एन की वैल्यू 7, तो आपको निकालना क्या है, T7 निकालना है, 7वां पद निकालो यानी कि T7, है ना भाई, 7th टर्म यानी कि T7 होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से सुने, पहले आप एओडी निकाल लो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने ही वाली है। आप तो ध्यान रखो भाई, समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सर्वांतर के बिना कुछ होता ही नहीं है, सबसे पहले आपको ये निकालना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें ये चीजें नहीं निकलती, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो क्वेश्चन कौन से होते हैं। चलो देखें, पहले तो अपन लोग सबसे पहले एओडी निकाल लेते हैं। तो ए होता है सबसे पहला वाला टर्म जिसको मैं T1 भी बोलता हूं, जो कि 4 है, ये रहा आपका T1, ये आपका T2, है ना भाई। डी निकालते हैं हम हमेशा T2 - T1 से, तो T2 की जो वैल्यू है ना भाई वो कितनी है, 7 है, और T1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, और 7 - 4 कितना होता है, 3 होता है। बस अब अपन लोग क्या करेंगे, 7वां पद निकालना है, तो nवें पद का फॉर्मूला लगा दो, Tn होता है a + n - 1 × d। बस यहाँ पे सबकी वैल्यू उठा के पटक दो भाई, उठा के, है ना। तो n की वैल्यू कितनी है, 7 है, a की वैल्यू कितनी है अपनी, a की वैल्यू 4 है, और प्लस n की वैल्यू 7 - 1 × d, d हमने निकाला 3, यहां पे पुट कर देंगे भाई 3। तो 4 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 - 1 कितना होता है, 6, और बाहर कौन है 3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 का कितना होता है, 18। तो 4 + 18, और 18 और 4 सब जानते हैं कि 22 होता है। ये आ गया आपका कौन सा भाई, 7वां पद। तो उम्मीद है सब लोगों को ये कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो चलो अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, नोट कर लें फटाफट, तब तक मैं ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड दी 13th टर्म ऑफ एन एपी 4√2, -√2, -6√2, एंड सो ऑन, ठीक है ना। हिंदी में लिख देते हैं क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 4√2, -√2, -6√2 का एंड सो ऑन का 13वां पद ज्ञात करो, 13वां पद ज्ञात करो। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें 13वां पद निकालना है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, बस मैंने इसमें नया क्या कर दिया, ये रूट आ गया, है ना। तो देखो रूट से बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो यहाँ पर जैसे कि अपन लोग फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं आपसे बोलूँ 3x - 4x कितना होता है, तो आप फटाफट बता दो कि सर -x होता है।
लेकिन जैसे ही मैं आपसे पूछूं कि 3√2 माइनस 4√2 का, फिर आप लोग उल्टे फुल्टे आंसर देना चालू कर देते हो, पता नहीं क्या क्या, है ना भाई। तो एक बात बताओ, ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है, इधर भी तो ये दोनों चीजें सेम है, तो जैसा x के साथ में हो रहा है क्या वैसे √2 के साथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या क्या करते हो, है ना, वो आप जानते हो फिर, ठीक है ना। तो सही चीज क्या है, तो ये भी x की तरह ही सॉल्व होगा, मान लो कि ये x ही है तो ये भी x है। तो 3x माइनस 4x अगर माइनस x होता है तो 3√2 माइनस 4√2 कितना होना चाहिए, माइनस 4√2, है ना भाई। माइनस x है कौन, √2 है ना। अगर मैं लिखूं भाई 7√2 माइनस 12√2 तो कितना होगा, जैसे 7x माइनस 12x कितना होता है भाई, माइनस 5x होता है। तो ऐसे ही 7√2 माइनस 12√2 कितना होगा, ये x की तरह ही तो काम करेगा, ये होगा माइनस 5x और x है कौन, √2। 7x माइनस 12x माइनस 5x होता है और x है कौन, √2। तो जैसा आप लोग x के साथ में सॉल्व करते हो वैसे ही √2 के साथ में सॉल्व होगा, इसमें कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है भाई, है ना। पता नहीं आप लोग क्या क्या सोचने लग जाते हैं। ठीक, तो चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी क्लियर हो गई होगी। तो इसी पे ही बेस्ड है अपना क्वेश्चन, इसी थ्योरी पे। तो चलो क्वेश्चन पे जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन में बिल्कुल वही करना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, मुझे ए निकालना है और डी निकालना है ना भाई। तो चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं यहाँ पे प्रथम पद यानी कि स्मॉल ए। तो इस सीरीज में जो सबसे शुरू में लिखा होगा स्टार्टिंग में वही आपका स्मॉल ए होने वाला है भाई, है ना। 4√2 आपका स्मॉल ए हो गया, जिसको हम T1 भी बोलते हैं, है ना। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, डी, क्योंकि इन दोनों के बिना देखो क्वेश्चन सॉल्व होने ही नहीं वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। आप ये कह सकते हैं इस चैप्टर की जान है ना। तो चलो डी निकाल लेते हैं। तो डी कितना होता है भाई, T2 माइनस T1। तो T2 कौन होगा, ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, ये आपका T3 है, लेकिन हमें सिर्फ T2 और T1 से लेना देना है। तो T2 आपका हो गया माइनस √2, है ना। और T1 कितना हो गया आपका 4√2, लेकिन माइनस पहले से ही फॉर्मूले का लगा हुआ है, और T1 की जो वैल्यू उठा के पटको यहाँ पे 4√2, है ना। अब आप ये बताओ माइनस x माइनस 4x को आप क्या लिखते हैं, माइनस 5x लिखते कि नहीं लिखते। ऐसे ही यहाँ पे √2x की तरह काम करेगा और ये भी x की तरह। तो माइनस x और माइनस 4x अगर माइनस 5x है तो ये हो जाएगा माइनस 5x और x है कौन, √2। तो आपका ये d हो गया, है ना। तो ये गलती कभी ना करें, इसलिए ध्यान से सॉल्व करना है आप लोगों को, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सारी चीजें पता चल गई, n की वैल्यू आपने को दी हुई है, वहां के पहले जो है वो n की वैल्यू है, तो 13 हो गई। लगा दो फॉर्मूला Tn का। तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की प्लेस में मैं रख दूंगा 13। मुझे 13वां पद ही तो चाहिए, 13 तमी तो चाहिए, तो निकल जाएगा T13। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है भाई, निकाली थी अभी। a की जो वैल्यू है हमारी 4√2 है, रख दो भाई 4√2। n की वैल्यू कितनी है 13, ये लिखी n की वैल्यू 13, तो 13 रख देंगे और माइनस 1 इंटू में d है, इनटू में डी है, तो डी की वैल्यू माइनस 5√2। जो भी स्टूडेंट ऐसा लिख देते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं। यहां पे आप डी का मल्टीप्लाई कर रहे हो, इधर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो भाई। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, या तो ब्रैकेट में लिखो डी या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिखो, ये ध्यान रखना है। यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती कर देते हैं और फिर सोचते हैं मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा। तुम 1000 बार करोगे भाई तब भी आंसर नहीं आएगा, आप गलती कर रहे हो ना, इसलिए। ठीक है, या तो मल्टीप्लाई करो, देखो डी का इसमें मल्टीप्लाई होना है ना, तो इधर भी मल्टीप्लाई करो यार, इधर मल्टीप्लाई इधर सब्ट्रैक्ट, गलत नहीं हो जाएगा क्या, आंसर कैसे आएगा आप ही बताओ, है ना। तो मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या फिर ब्रैकेट में लिखो, ये आपकी मर्जी है ना, दोनों तरीके सही है, चाहे तो ब्रैकेट में चाहे मल्टीप्लाई में। तो स्टूडेंट को मल्टीप्लाई बेटर लगता है तो वो मैंने लिख दिया, है ना। तो 4√2 13 माइनस 1 जो है ना वो 12 हो जाएगा, और इंटू में माइनस 5√2। ध्यान रखना मल्टीप्लाई करना है ना, करो मल्टीप्लाई इन दोनों का। तो देखो जो विदाउट रूट का नंबर है वो रूट के अंदर नहीं करना कभी भी गलती से, जो बिना रूट का है ना उसका मल्टीप्लाई बिना रूट वाले के साथ कर दो, और साइन का साइन से कर दो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। और 12 5 का कितना होता है 60√2, 12 पंचे 60 और √2 है। अब फिर से वही x वाली कहानी, अगर आपसे पूछूं कि 4x माइनस 60x कितना होता, तो आप फटाक से जवाब दे दोगे कि माइनस 56x होता। तो वैसे ही यहां पर करना है, तो √2 हमारा x की तरह काम करेगा। तो 4x माइनस 60x कितना होता है माइनस 56x, तो माइनस 56 और x है कौन √2। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लें, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ठीक है। तो इस पैटर्न के मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करा दिए। अब अपन लोग थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे, है ना भाई। तो अगला पैटर्न क्या है देखें। अब जो अगला पैटर्न है अपना, उसमें अपन को फाइंड आउट करनी होगी n की वैल्यू, यानी n का मान, है ना, शुद्ध हिंदी में बोले तो अपन लोग नेक्स्ट में फाइंड करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ n। इस वाले टाइप में अपन को यही करना है ना। तो इस टाइप में हम किसका मान निकालेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे। तो n की जो वैल्यू है वो कितने तरीके से पूछी जा सकती है ना भाई। तो n की वैल्यू कितने तरीके से पूछी जा सकती है, वो पूछ लेगा बताओ पदों की संख्या बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो मतलब समझ जाओ n की वैल्यू पूछ रहा है वो बोलेगा विच टर्म, यानी कि कौन सा पद ये होगा जो भी है ना। मैं आपसे पूछूं कि आप क्लास में बिल्कुल लाइन से बैठे हो, है ना भाई, मैं पूछूं तो बताओ भाई कि एक बच्चे को खड़ा कर दिया मैंने क्लास में से, पूछा कि भाई बता भाई तेरी पोजीशन क्या है, स्टार्टिंग से काउंट करूं तो, है ना। तो n जो है ना आपकी पोजीशन भी बताता है कि आप किस पोजीशन पे बैठे हो क्लास के अंदर, ठीक है ना। अगर मैं लाइन से ऐसे काउंट कर दूं 1 2 फिर 3 4 फिर 5 6 ऐसे ऐसे काउंट करूं तो, ठीक है ना, कोई एक फिक्स वे बना लेंगे अपन लोग जिस तरीके से काउंट कर रहे हैं। तो पोजीशन पता करने के लिए भी अपन लोग, है ना, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अपन लोग यहाँ पे n की वैल्यू निकालते हैं, मतलब किसी नंबर की पोजीशन पता करनी होती है कि वो किस पोजीशन पे आ रहा होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, है ना भाई। तो यही n होता है। तो मैं बोलूँ कौन सा पद, तब भी n का मान निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। विच टर्म इंग्लिश में बोले तो, है ना, हाउ मेनी टर्म्स, कितने पद होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या ज्ञात करो। तो ये सारी चीजें वो पूछ रहा है। इसका मतलब वो ये है कि अपन से n की वैल्यू पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलो देखें, तो क्वेश्चन करेंगे अपन लोग पहला। तो क्वेश्चन है आपका फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स in an AP equal to 27 to 32 and so on 777। हिंदी में बोले अपन लोग तो समांतर श्रेणी 222, 227, 232 and so on 777 में पदों की संख्या ज्ञात करो, पदों की संख्या ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। तो चलो देखो कैसे निकालेंगे, है ना। तो देखो जो सबसे लास्ट में दिया रहता है ना अपन को, ये होता है हमारा tn, nth टर्म। मान के चलते हैं कि ये nवा पद है, आखिरी वाला जो पद है ना भी, ठीक है ना, ये tn है, ये nवा पद है, ठीक। तो अब मुझे ये बताना है कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो n की वैल्यू निकाल लो। मैंने बोला भी था कि n पदों की संख्या होती है ना भाई। ये जो सबसे स्टार्टिंग में दिया है ये आपका a है, यानी कि प्रथम पद भी बोल सकते हो, जैसे t1 है। ये जो दिया है ये आपका t2 है, ये जो दिया है ये t3 है, ऐसे ही जो लास्ट में दिया है वो मान लेंगे कि tn है ना। तो पहले अपन लोग a और d निकाल लेते हैं। तो a जो है वो अपना 222 है, जिसको मैं t1 भी बोलता हूँ, एक ही चीज है ना। d निकाल लेते हैं, तो d कितना होता है t2 माइनस t1। तो t2 कितना 227 माइनस t1 कितना 222, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, है ना भाई। तो a और d मिल गया। tn भी दिया हुआ है मुझे, कितना है tn 777। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है n। तो चलो tn का फॉर्मूला लगा दो और n की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। इस बार n नहीं पता, n निकालना है। तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 777, है ना भाई। तो चलो यहां पर अपन लोग a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं, पटक देते हैं। तो a की वैल्यू है 222, n पता नहीं, और d कितना है भाई 5 है, इक्वल टू में 777 है। तो चलो यहां से मुझे क्या निकालना है n। तो पहले 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो 222 प्लस 5 का n में करेंगे 5n माइनस 5 इक्वल टू में 777, ठीक है ना। यहां तक सब लोगों को कहानी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में अपन लोग 222 और 5 को सॉल्व कर लेंगे। तो कितना मिलेगा अपने को भाई, 222 में से 5 गए तो ये मिल जाएगा आपको 218 इक्वल टू में 777 तो है ही, 218 नहीं सॉरी 217, ठीक है ना। अब ये 217 जो है ना ये प्लस का है, तो उधर जाके काय का हो जाएगा भाई माइनस का, ठीक है ना। ये हो जाएगा उधर जाके माइनस का। तो चलो उधर ले जाते हैं। तो 5n इक्वल टू में 777 है, और ये 217 प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो गया, है ना भाई।
अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे इनको। 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 1 6 और 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। बस 5 से डिवाइड कर दो, है ना। 5 इंटू में उधर जाके डिवाइड है, 5 मल्टीप्लाई में है ना, तो गुणा में है, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा उसका। चलो भाई 5 का भाग दे देते हैं, तो 5 एकम 5, है ना भाई, कुछ नहीं बचा। फिर 5 का 6 में देंगे तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, तो 10 हो गया, तो 5 दूनी 10। तो n की जो वैल्यू है, n का जो मान है वो अपना हो गया 112। यही होगी हमारी पदों की संख्या, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है सबको कहानी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे। इसमें अपन लोग एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। तो देखें, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ एन एटी 4, 7, 10, 13, and so on is 100। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखें, इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं क्वेश्चन को। समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13, एंड सो ऑन का कौन सा पद 100 होगा। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद 100 होगा, यानी कि 100 होगा। तो चलो देखते हैं भाई कौन सा पद होगा। तो अपन लोग मान लेते हैं कि भाई nवा पद होगा अपना, है ना। तो चलो nवा पद मान लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखें, तो लिख देते हैं भाई, माना कि nवा पद क्या होगा 100 होगा। तो लिखें लेट nth टर्म इज 100, ठीक है ना। तो nवा पद 100 होगा। तो मैंने मान लिया भाई nवा पद 100 होगा। अब अपन को AOD निकालना है। तो A कितना है, सीरीज से ही दिख रहा है, श्रेणी से कि 4 होगा भाई, ये है ना। ये सबसे स्टार्टिंग में लिखा रहता है, ये आपका A होता है, ये T1 होता है। और जो D होता है वो कितना होता है, T2 माइनस T1, है ना। ये T1 है, ये T2 है। तो T2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 7 है। जो दूसरे पद में दिख रहा है वो 7 है, 7 है ना। और जो पहले में दिख रहा है वो 4 यानी कि 4 है। तो 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3 हो गया। बस Tn का फॉर्मूला लगाओ और n की वैल्यू निकालो। कौन सा पद होगा, nवा पद होगा, तो n की वैल्यू निकालनी है ना। अपन ने मान लिया ना कि nवा पद होगा, तो n की वैल्यू निकाल लो। Tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 100। a की वैल्यू 4 है, ये लिखी हुई है देखो 4, है ना। और d की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। तो n की तो पता नहीं, वो तो निकालनी है। तो d की रख दो 3 इक्वल टू में 100। 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों में करेंगे, ध्यान रखना एक में करके भूल मत जाना। तो 3 का n में करेंगे तो 3n, और 3 का -1 में भी करेंगे तो -3 इक्वल टू 100। तो बिना n वाले बिना n से सॉल्व होते हैं और n वाले सिर्फ n वाले से सॉल्व होते हैं। गलती से भी 3n और 4 को सॉल्व ना करें, है ना। नहीं तो आप लिख दो 4 और 3 7, तो ये गलती नहीं करनी। तो 4 माइनस 3 कितना 1 हो जाएगा, प्लस 3n इक्वल टू में कितना 100। 1 प्लस का उधर जाके का आएगा माइनस का, तो 100 माइनस 1 हो जाएगा ये। और 100 में से 1 को घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, 99, यानी कि ना ये। तो 3 इंटू में उधर जाके डिवाइड में, तो 3 का डिवाइड करो, 3 3 9, 3 3 9, तो आपकी n की वैल्यू हो गई 33, मतलब 33वां पद आपका 100 होने वाला है यहाँ पे, है ना। तो आपका जो 33वां पद होगा वो 100 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाली कहानी भी क्लियर हो गई होगी, है ना। अब अपन लोग अगले पैटर्न पे चलते हैं। तो इस पैटर्न के भी अपन लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग ये नोट कर लें, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा लिमिटेड टाइम देता हूं, आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला जो पैटर्न है अपना, अगला जो टाइप है वो क्या है, देखें। देखो फॉर्मूला ये लग रहा है, बस पूछने के तरीके थोड़े थोड़े से बदलते चले जा रहे हैं, है ना। बस और कोई बहुत ज्यादा चेंजेस तो हो नहीं रहे यहाँ पे। तो अगला जो टाइप है देखें, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप लोग क्वेश्चन में देखें कि क्या होगा। इसमें विलोपन विधि लगेगी 10th क्लास की, आप लोगों ने जो पढ़ी होगी, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसमें क्या करते हैं हम, किसी एक के कोएफिशिएंट को, यानी कि गुणांक को, हिंदी में गुणांक बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको गुणांक समझा देता हूँ क्या होता है। 3x + 7y माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब मैं पूछूं आपसे इसमें कि x का गुणांक क्या होगा, x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो 3 होगा।
x का गुणांक 3 होगा। अब मैं इसमें पूछूंगा y का गुणांक कितना होगा, तो इसमें y का गुणांक कितना होगा 7 होगा, y का कोएफिशिएंट 7 है, तो इन्हीं को बोलते हैं गुणांक, है ना। तो विलोपन विधि हम कब लगाते हैं, हम किसी एक के जो कोएफिशिएंट हैं वो सेम करेंगे, गुणांक समान करेंगे, और जिसके गुणांक समान हैं उसी को हम खत्म कर देते हैं, या तो जोड़ के या घटा के। जिसके कोएफिशिएंट सेम है हम उसी को खत्म करेंगे, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है ना। तो चलो देखें, क्वेश्चन करते हैं अपन लोग, उसमें आपको समझ में जाएगा क्या कहानी है। तो क्वेश्चन है भाई, इफ 7th टर्म ऑफ एन AP is 22 and 10th term is 40, then find its first term and common difference. ठीक है, DIFF लिख दिया शॉर्ट में, आप लोग देख लेना। तो इसको हिंदी में लिख देते हैं, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 22 तथा 10वां पद 40 हो, तब प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या चीज देखने को मिलेगी, इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आपको 2 पद दिए होंगे। तो देखो यहाँ पे 7वां पद भी दिया है आपको और 10वां पद दिया है, तो आपको 2 पद दिए हुए रहते हैं, है ना। तो ध्यान से समझे, तो 2 पद दिए रहते हैं, तो इन दोनों पदों से ही हम सबसे पहले प्रथम पद और सर्वांतर निकाल लेंगे। हर क्वेश्चन में अपने को यही करना है, चाहे वो पूछे या ना पूछे, प्रथम पद सर्वांतर पूछे या ना पूछे, आपको हर क्वेश्चन में पहले यही निकालना होगा। इनके बिना आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना। तो दूसरे क्वेश्चन में, आगे आने वाले क्वेश्चन में अपन लोग इनकी जगह पे कुछ और पूछेंगे, लेकिन आपको पहले निकालने यही दोनों होंगे, क्योंकि इनके बिना आप आगे क्वेश्चन को बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो देखें, 7वां पद 22 यानी कि T7 आपको दिया हुआ है 22, है ना। T7 का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n की वैल्यू 7 माइनस 1 इंटू में d इक्वल टू में 22। ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, कौन सा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। अब 7 माइनस 1 जो होता है वो होता है 6, d इक्वल टू में 22 है। इक्वेशन नंबर 1 आपको ये मिल गई। अब दूसरी चीज आपको दी है, 10वां पद कितना है, 40 है, तो T10 इक्वल टू 40। इस बार मैं थोड़ा सा डाइट करूंगा, ध्यान से सुने। 10वां पद T10 आप लोगों ने देखा था जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या बोला था, एक कम d आता है। यहां पर भी देख सकते हो 7 है, तो 7 माइनस 1 होके 6d आ गया। इधर भी 10 है, तो मैं डाइट करूंगा कि 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9d आ जाएगा। काय को फालतू में आराम से एक स्टेप बर्बाद कर रहा हूं। आपको पता है कि 10 माइनस 1 आना है, तो 10 माइनस 1 तो दुनिया जानती है कि 9 होता है, तो फालतू में क्यों लिख के टाइम वेस्ट करना, है ना। तो मैंने डायरेक्टली 9d लिख दिया। तो उम्मीद है सबको कहानी क्लियर होगी। इधर मैंने आराम से लिखा था, इधर मैंने डायरेक्ट 10 माइनस 1 9 लिख दिया। अब इन दोनों समीकरणों को, इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे a के जो कोएफिशिएंट है, a के जो गुणांक है वो पहले से ही समान है, तो a को खत्म कर दो ना, क्योंकि देखो ये रैखिक समीकरण है, और जब रैखिक समीकरण 2 दिए हो तो उनको हल कैसे करते हैं, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होती है एक बीजगुणन विधि। तो वो उस पर तो जाना नहीं है ना, वो टफ होती है थोड़ी सी। तो आप लोग जो है विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि पे जाएं, तो विलोपन विधि बेस्ट है यहाँ पे, है ना। तो देखो a के गुणांक पहले से ही समान है, तो हम a को खत्म करेंगे। अब a कैसे खत्म होगा, दोनों को जोड़ने से कि सब्ट्रैक्ट घटाने से, तो घटाने से खत्म हो रहा है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा, है ना। तो भाई घटा दो इन दोनों को, दोनों समीकरणों को, तो या तो 2 माइनस 1 कर दो या 1 माइनस 2 कर दो, आपकी मर्जी, है ना भाई। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है ना। इन दोनों को घटा देते हैं अपन लोग, तो 2 में से 1 को घटाएंगे, डायरेक्ट घटाना है। a से a गया, 9d में से 6d गए तो 3d, या 9d माइनस 6d लिख दो अगर आप डायरेक्ट नहीं लिख पाओ। a से a तो निपट गया, घटाना ही तो है, a में से a चला गया, और 9d में से 6d घटाने हैं, और 40 में से कौन घटाना है भाई, 22 घटाना है ना। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 9 में से 6 गए 3d, आपको ये स्टेप नहीं लिखनी, आप डायरेक्ट लिख दो।
और 40 में से 22 गए तो कितने बचेंगे, 18, है ना। 10 में से 2 गए 8 और 4 में 3 गए 1। अब 3 में 3 का भाग दो 18 में तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो डी का मान 6 आ गया। तो सर्वांतर आ गया। अब क्या निकालना है मुझे, प्रथम पद। तो डी का मान उठा के चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में। तो मैं 1 में रख देता हूं। तो समीकरण 1 से नहीं, है ना। तो समीकरण 1 में हम डी का मान रख देंगे। तो a प्लस 6 इंटू में डी का जो मान आया वो कितना है, 6 आया। इक्वल टू में कितना है, 22 है। तो 6 का गुणा 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 36। इधर लिख रहा हूं मैं। तो a प्लस 36 बराबर कितना भाई, 22। अभी प्लस का 36 उधर जाके क्या आएगा भाई, माइनस का। इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 6 में से 2 गए कितने बचे, 4, और 3 में 2 गया 1, और वो भी क्या है कि माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये आ गए आपके प्रथम पद और सर्वांतर। तो उम्मीद है सबको यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी। नोट कर लें इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।